वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का फिज़िक्स का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। और इसके अंतर्गत आज हम 5th यूनिट शुरू करेंगे। 5th यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं और इसी के साथ हम 5th यूनिट के साथ ही हम यूनिट 3rd के अंदर हमने एक चैप्टर छोड़ा हुआ था, अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। वो हम इस चैप्टर को इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे क्योंकि वो उससे स्लाइटली रिलेटेड है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो है हमारा म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक बेसिकली इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हमारे को संगीत और शोर, हमारे को कोई भी जो ध्वनि सुनाई देती है उसके जो अभिलक्षण हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ध्वनि के जो अभिलक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है उसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सुस्वर ध्वनि यानी म्यूजिकल साउंड और शोर तो या नॉइज। तो सुस्वर ध्वनि हम किसको कहेंगे और शोर हम किसको कहेंगे ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सुस्वर ध्वनि की बात करें तो सुस्वर ध्वनि हम उनको कहते हैं वे सभी ध्वनियां जो हमारे कानों को सुखद तथा प्रिय प्रतीत होती है, जो मतलब हमारे को कानों से सुनने में अच्छी लगती हैं, उनको हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। और सुस्वर ध्वनि बेसिकली हमारे को वो सुनने में क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि किसी वस्तु के एक निश्चित आवृत्ति के नियमित कंपनों की पुनरावृत्ति होती है उसमें। तो वो जो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यूस रिपीटेशन होता है, जो वाइब्रेशंस हैं उनका एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है। तो वो हमारे जो कान है या हमारे ब्रेन है उसको अच्छी लगती है सुनने में। तो वो हमारी सभी ध्वनियाँ, उस प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारी सुस्वर ध्वनि या म्यूजिकल साउंड कहलाती हैं। और इसके अगर हम ग्राफ बनाएं तो जो डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, नियमित होते हैं कुछ इस तरीके के। जैसे y और t के बीच में हमने कोई ट्यूनिंग फोक का ग्राफ बनाया तो वो एक साइन वेव होगा, और किसी आपने पियानो का बनाया उसमें कोई म्यूजिकल नोट बजा रहे हैं तो उसके अंदर भी एक सिमेट्री दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये इस तरीके का जो नोट्स है इसका कॉम्बिनेशन सिमेट्रिकल वे में आपको प्रोसीड होता हुआ समय के साथ दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार की जो भी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो सभी हमारी म्यूजिकल साउंड की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब दूसरे टाइप की जो कैटेगरी है वो है हमारे शोर। तो शोर हम किसको कहते हैं, जैसे आप किसी बाजार में खड़े हो, कहीं से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो वो सारी की सारी उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, सारी अनसिमेट्रिकल और बड़ी ही हमारे कानों को गंदी कर्कश लगती है। तो ये सभी ध्वनियां जो अनसिमेट्रिकल है वो सारी ध्वनियां हमारी शोर की कैटेगरी में आती है, नॉइज आती है। तो ये सभी ध्वनियां जो हमारे कानों को अप्रिय तथा कर्कश प्रतीत होती है ये ध्वनियां अनियमित होती हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार के किसी भी साउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक म्यूजिकल साउंड और एक नॉइज। अब हम इसके अंदर म्यूजिकल साउंड की क्या खासियत है, क्या अभिलक्षण है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि म्यूजिकल साउंड के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिकल साउंड के या सुस्वर ध्वनि के अभिलक्षण 3 होते हैं। एक तारतव्य या आवृत्ति, पिच और फ्रीक्वेंसी। दूसरा है प्रबलता या तीव्रता, लाउडनेस और इंटेंसिटी। तीसरा है प्रकृति अथवा विशेषता, टिम्बर और क्वालिटी। ये 3 हमारे जो गुण हैं उससे ही हम म्यूजिकल साउंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सुस्वर ध्वनि को हम समझा सकते हैं इनकी सहायता से। किसकी सहायता से?
तारतव्य, प्रबलता और प्रकृति। पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर, ये बेसिकली 3 जो क्वालिटीज हैं, इनसे अब इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम कि ये चीजें है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिच की, तारतव्य। तो तारतव्य की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है। यह वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा अथवा तीक्ष्ण कहा जा सकता है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड by which the sound can be considered as flat और sharp sound। जो मोटी ध्वनि होती है वो लो पिच की होती है और तीक्ष्ण ध्वनि जो होती है वो हाई पिच की ध्वनि कहलाती है। अब ये पिच क्या मतलब आपको सरल भाषा में कैसे बताऊं, जैसे अगर आप शेर की दहाड़ कह रहे हैं तो शेर की जो दहाड़ है वो लो पिच की है। मच्छर है, मच्छर जो है उसकी जो पिच है वो हाई पिच की है। तो एक्चुअल में मैंने ये कैसे करा, जैसे आदमी की आवाज है, आदमी की आवाज अपन कहते हैं ना भारी आवाज है, मोटी आवाज है, और बच्चों की है, औरतों की है, उनकी आवाज है पतली आवाज है, तीखी आवाज है, यूं बोलते हैं ना हम आम भाषा में। वो तो जो आदमियों की जो आवाज है वो लो पिच की है और बच्चों की, औरतों की जो आवाज है वो हाई पिच की है। तो ये पिच आपको पता चलता है, अंतर पता लगता है, ये आदमी बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है, ये औरत बोल रही है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये ध्वनि का जो गुण जिससे हमें इसके बारे में अंतर पता चलता है उसको हम पिच कहते हैं। और ये पिच जो है वो हमारे को अलग अलग क्यों पता चलता है, उसका ध्वनि का जो तारतव्य है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया आवृत्ति। आवृत्ति के समानुपाती होता है, तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका पिच भी हाई होगा। जैसे मच्छर है, मच्छर का भिनभिनाना वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, तो इसीलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई पिच की हो गई। ठीक है, उच्च तारतव्य की आवृत्ति अधिक और निम्न तारतव्य की ध्वनि की आवृत्ति कम है। इसीलिए शेर की जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है, तो वो लो पिच साउंड है, और मच्छर जो है उसकी हाई पिच साउंड हो गई। ठीक है, ये पहला गुण हो गया ध्वनि का, जिससे ये हम पहचानते हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब दूसरी बात हम करेंगे प्रबलता, लाउडनेस। अब हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत तेज बोल रहा है, अरे ये तो बहुत धीमे बोल रहा है। तो यानी ये वह लक्षण है जिससे ध्वनि कान को धीमी अथवा तीव्र प्रतीत होती है, उसको प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं। मतलब वो हमारे को कान में इस लक्षण के कारण हमें कान में आवाज तेज या धीमी सुनाई देती है। अब इसका मान जो है, अब देखो सॉफ्ट है या लाउड है, इसका मान ध्वनि द्वारा उत्पन्न कान के पर्दे के कंपन आयाम पर निर्भर करता है। तो अब ये लाउडनेस कि ये जो गुण है ये बेसिकली क्या होता है, जब कोई ध्वनि आपके कान के अंदर जाती है तो कान के पर्दे को वाइब्रेट करती है, तो उसका जो आयाम है वो कितना होता है उस पर निर्भर करती है कि ये लाउड सुनाई दे रही है या सॉफ्ट सुनाई दे रही है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। एक कॉमन एस्पेक्ट अपन बना सकते हैं कि ये लाउड साउंड है जो अपन सभी को तेज लगे, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो हर एक पर्सन टू पर्सन लाउड और सॉफ्ट साउंड में डिफरेंस पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही तीव्र ध्वनि सुनाई देगी। तो अब जिसको मतलब जिसके जो कान का जो पर्दा है वो तेजी से अगर वाइब्रेट करेगा तो आयाम ज्यादा उत्पन्न होगा और उसको वही ध्वनि तीव्र सुनाई देगी, किसी को नहीं सुनाई देगी। अब कई जने ऊंचा सुनता है, अपन बोलते हैं ये ऊंचा सुनता है, तो अपन बहुत तेज बोल रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन उनका जो कान का पर्दा है वो बहुत धीरे वाइब्रेट कर रहा है तो उनको वो धीमी ही सुनाई देती है। अब ध्वनि की जो प्रबलता है उसका जो मुख्य रूप से जो गुण है वो ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है।
जनरल अगर अपन कहें ना कि ये बहुत तेज आवाज है और ये बहुत धीमी आवाज है, अगर हम जनरलाइज करें, वैसे तो मैन टू मैन डिफर करता है, लेकिन अगर अपन जनरल वे में देखें तो जनरल वे में हम कुछ कैटेगरी बना सकते हैं, ये आवाज तेज है, ये धीमी है। तो वो जो कैटेगरी हम बनाते हैं वो हम किस आधार पर बनाते हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन हम उसको बनाते हैं ध्वनि की तीव्रता के आधार पर। तो यानी ध्वनि की जो प्रबलता है या लाउडनेस ऑफ द साउंड है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो अगर हम ध्वनि की प्रबलता को L1 और तीव्रता को I1 से डिनोट करें, I से डिनोट करें, तो हमारा जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ये होता है, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I1। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटा के कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो K log टू द बेस 10 I1, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे अगर हम दूसरी ध्वनि ले, उसकी प्रबलता L2 है, तो L2 बराबर K log I2 लिख सकते हैं। L2 माइनस L1 अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, K log 10 I2 माइनस log 10 I1, और K log I2 अपॉन I1 लिख सकते हैं हम। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इसकी प्रबलता की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, एक यूनिट निकालेंगे हम। तो अब हम इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, L2 माइनस L1 बराबर K log I2 बाई I1। अब मान लो अगर log I2 बाई I1 1 हो और L2 माइनस L1 भी 1 हो, ऐसी स्थिति में K क्या हो जाएगा, K 1 हो जाएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो K भी 1 हो जाएगा। अर्थात यदि L2 माइनस L1 का मात्रक इस प्रकार चुना जाए कि log I2 बाई I1 का मान 1 हो जाए, तो K का मान भी 1 हो जाएगा। यानी मतलब अगर हम कुछ इस तरीके की चूज करें तो ऐसी स्थिति में K का मान 1 हो जाएगा, तो K को निकालना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम कुछ इस तरीके से रिलेशन मतलब हम यूनिट को इस तरीके से चूज करें कि log I2 बाई I1 1 हो जाए, जब L2 माइनस L1 1 हो, ऐसी स्थिति में K 1 हो जाता है। और ये जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली जो यूनिट है, मतलब L2 माइनस L1 हमने इस प्रकार से चुना, इस प्रकार से यूनिट चुनी कि उसका आंसर 1 आ रहा है, तो उस मात्रक को हम कहते हैं बेल। और ये मात्रक जो है बेल ने ही पता लगाया था, और इस मात्रक को बेल ही नाम दिया जाता है, BEL। वैसे इसको कैपिटल लेटर्स में मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, बाकी कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, B कैपिटल EL। एक्चुअल में कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए इसको, B कैपिटल और फिर EL, ठीक है। तो L2 माइनस L1 बराबर log I2 बाई I1 बेल। ऐसी स्थिति में K का मान 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि L1 एक साइलेंट स्टेट है, मतलब L1 आपने लाउडनेस जब बिल्कुल कुछ भी शोर नहीं हो रहा, उसको हमने L1 कह दिया, ठीक है। तो L1 जो है वो लोएस्ट स्टेट हमारी होती है, ऐसे में हम किसी भी चीज की लाउडनेस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द टू लाउडनेसेस है। अगर हम इसको बिल्कुल 0 स्टेट पे कर दें तो L2 ही निकलेगा, ऐसे में इसको ये 0 होगा, ऐसे में ये जो फॉर्मूला है ये लाउडनेस को शो करेगा। अब इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि थ्रू एक्सपेरिमेंट्स पता लगाई गई हैं। हालांकि ये मैन टू मैन डिफर करती है, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक जनरलाइज कर दी गई हैं। क्या जनरलाइजेशन हुआ है? एक तो ये कि L2 माइनस L1 इज ग्रेटर देन 10। अगर L2 माइनस L1 10 से बड़ा हो तो कानों को अति कष्ट का अनुभव होता है। यानी L2 माइनस L1 इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन वी हैव थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, मतलब हमारे जो कान के बर्दाश्त करने की सीमा है वो इतना ही है। और अगर हमारे को L2 माइनस L1 का मान बहुत ज्यादा कम है तो हमें आवाज सुनाई ही नहीं देगी। इन जनरल ह्यूमन ईयर को जो आवाज सुनाई देती है और आसानी से, मतलब बगैर कान के दर्द हुए या पर्दे ऐसे लगे कि पर्दे फट जाएंगे, वो हमारी है
4 to 6 बेल। यहाँ तक कि ध्वनि जो है हमारे कान आसानी से सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। अब ये जो बेल यूनिट है ये हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है। हमारी जो साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लोअर यूनिट्स में ज़रूरत है, इसीलिए इसकी एक लोअर यूनिट यूज में ली जाती है, वो कहलाती है डेसिबल। तो व्हाट इज डेसिबल? 1 बेल इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल। तो जनरली आप कहीं भी देखेंगे आपके स्पीकर्स वगैरह उसके अंदर जो भी है साउंड से रिलेटेड जो यूनिट है वो डेसिबल्स में होती है। डी छोटा, बी बड़ा, डेसिबल। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? डी और बी कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेसिबल। ये हमारा यूनिट लिखने का तरीका है। तो हमारी ये साउंड की यूनिट है डेसिबल, विच इज अ स्मॉलर यूनिट। अब हमने ये कहा कि ये जो लाउडनेस है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, हम पहले वो देखते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो हमें मालूम है जब भी कहीं ध्वनि किसी स्रोत से उत्पन्न होती है तो वो चारों ओर प्रोपोगेट होती है ना। और जो चारों तरफ जो माध्यम है उसके अंदर वो जो ध्वनि है वो एक ऊर्जा का रूप ही है, वो चारों तरफ उसी ऊर्जा के फॉर्म में बिखरता है। तो जब ध्वनि माध्यम में संचरित होती है, यानी व्हेन साउंड प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, तो ध्वनि की तीव्रता माध्यम के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो यानी माध्यम के अंदर जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो इंटेंसिटी है ये किन किन चीजों पर निर्भर करती है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले डिपेंड करती है ध्वनि उत्पादक स्रोत का आकार, साइज ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। तो सबसे पहले जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है सोर्स पे। अगर आपने देखा होगा कि कई बार जो बड़े बड़े जहाँ पर कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर जो आपके स्पीकर्स वगैरह लगे होते हैं वो भी बड़े बड़े साइज के होते हैं, जिससे कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज की जा सके। जितना ज्यादा बड़ा होगा सोर्स उतनी ही इंटेंस साउंड आपको सुनाई देगी। दूसरी चीज है ध्वनि उत्पादक स्रोत से बिंदु की दूरी। अब ये है कि अगर आप मान लो बिल्कुल ही स्पीकर के पास खड़े हैं तो आपके कान के पर्दे फटने वाली स्टेट हो जाती है, और आप दूर खड़े हैं तो आपको सही सुनाई देता है, और बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं तो आपको बिल्कुल धीमा सुनाई देता है, आपको आवाज धीमी लगती है। तो इसका मतलब जो तीव्रता है वो किस बिंदु ध्वनि स्रोत से जो जिस बिंदु पे हम सुन रहे हैं वो कितनी दूर है, दूरी पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भरता है उसकी? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तीव्रता। तो तीव्रता अगर I1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1 स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, तो I1/I2 का ये रिलेशन बन सकता है दूरी के साथ। अब तीसरी चीज है उत्पादक वस्तु का कंपन आयाम। अब जो आपकी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है उसमें वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसके इंटेंसिटी, ये हमने हमेशा से पढ़ा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ भी ध्वनि में भी यही नियम लगता है। चौथी चीज है माध्यम का घनत्व। अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम ज्यादा है तो हमेशा तीव्रता आपको ज्यादा सुनाई देगी, और इसके अलावा जो अन्य वस्तुएं उपस्थित होती है उस पर भी तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उसी हिसाब से इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होती है। अब हम इसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्वालिटी, विशेषता। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी वो गुण है जिससे, जैसे मान लो आप एक ही धुन को गिटार पे भी बजा रहे हो
और आप उसको किसी और वाद्य यंत्र पे बजा रहे हो, जैसे पियानो पे बजा रहे हो, तो आपको अगर उसकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पहचान है तो आप सुन के ये बता सकते हो कि ये तो पियानो की आवाज है और ये गिटार की आवाज है और ये वायलिन की आवाज है। तो जिस गुण से हमारे को ध्वनि एक ही बज रही है, एक ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, एक ही प्रकार की लाउडनेस है, एक ही प्रकार की इंटेंसिटी है, लेकिन फिर भी हमारे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान हो जाती है। तो ये जो जिस गुण से ये पहचान होती है उसको हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर। ध्वनि का वह लक्षण जिससे समान तारतम्य, समान तीव्रता वाली विभिन्न ध्वनियों में भिन्नता बताई जा सकती है, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। सुस्वर ध्वनि में यह भिन्नता विभिन्न आवृत्तियों के स्वरों के मिश्रण के कारण होती है। अब ये असल में क्वालिटी जो आती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है उनके अलग अलग नोट्स में, ओवरटोन्स में, जो हमने पढ़े थे ना उसके अंदर की, जब हमने फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, उनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। उस कारण से ये डिफरेंस हमारे को सुस्वर ध्वनियों में पता चल पाता है। यह वह गुण है जिससे दो समान आवृत्ति और तीव्रता वाले स्वरों की भिन्नता सन्नादियों की संख्या यानी ओवरटोन्स की संख्या, हार्मोनिक्स की संख्या में डिफरेंस होने के कारण उनकी इंटेंसिटीज में, रिलेटिव इंटेंसिटीज में डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी से हम सेम पिच और सेम इंटेंसिटी वाली साउंड को भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बज रही है। तो ये हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इसके बारे में आज पढ़ा। अब हम इसके अंदर अभी और इसके अंदर और चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें म्यूजिक से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, पर अभी हम इसके अंदर सबसे पहले इसमें क्वालिटी में, इंटेंसिटी में, इन सब में आपस में कुछ रिलेशन है, कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।